हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में, और ये यूपीएससी स्टेट पीएसएस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं, फटाफट रिकैप टाइप का वीडियो है। पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण सबसे पहले इसकी अंग्रेजी अनुवाद होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच भाषा के एनवायरोनियर शब्द से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है पड़ोसी। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिन चीज़ों से घिरा होता है, अपने पड़ोसियों से घिरा होता है, तो वो होता है उसका पर्यावरण। अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज में बात करें तो। लेकिन जब इसे भूगोल या इस तरीके से नेचुरल सेंस में बात करते हैं, तो वहाँ पर इसका टर्म यूज़ किया जाता है कि हम अपने चारों तरफ किन चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो हम अपने चारों तरफ जो है दो प्रकार की चीज़ों से घिरे हो सकते हैं। एक ऐसी चीज़ें जिससे मानव ने बनाया है खुद, जैसे कि रोड्स हो गया, ट्रेन हो गया, बिल्डिंग्स, स्कूल, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हो गई, जैसे कि या धार्मिक संस्थाएं हो गई, मंदिर वगैरह, ये सारी चीज़ें यानी कि मानव के द्वारा बनाई गई वे सारी चीज़ें जिससे मानव घिरा होता है, उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एनवायरनमेंट। और दूसरा ऐसी चीज़ें जिसे प्रकृति ने खुद बनाया है, उसको बोलेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल एनवायरनमेंट से घिरा होता है मनुष्य, वही होता है उसका पर्यावरण। यानी कि प्राकृतिक रूप में देखें तो पर्यावरण में क्या आएगा? मिट्टी आएगा, पेड़ पौधे, हवा, पानी, प्रकाश, ध्वनि। क्या मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा, पानी, प्रकाश, ध्वनि, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी नेचुरल के अंतर्गत में। और मानवीय में पहले ही बता दिया। अब अगला विषय है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब होता है आवास। यानी कि वह क्षेत्र जहाँ पर कोई जीव जंतु ऑर्गेनिज्म जो है रहता है। अब किसी भी जीव जंतु को रहने के लिए उसमें तीन मुख्य तत्व होने चाहिए कि कोई भी जीव जंतु कैसे रह रहा है, दूसरी किस स्थिति में रह रहा है, और तीसरा वो किस पर डिपेंडेंट है। यानी कि अपने भोजन के लिए, आवास के लिए वो अनेक चीज़ों पर डिपेंडेंस होगा। फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे मान लीजिए टाइगर ले लिए, तो टाइगर कैसे रह रहा है, यानी कि उसका भोजन क्या है, फूड वगैरह, किस कंडीशन में रह रहा है, यानी कि मतलब उसके जो वाटर हैं या एयर या लाइट, ऊष्मा, ये सारी चीज़ें उसको मिल पा रही कि नहीं। और डिपेंडेंसी यानी किस चीज़ पे वो निर्भर है, निर्भर होगा अपने वातावरण पर। यानी कि जैसे जंगल हो गया या पर्वत, ऊंच नीच वाले टोपोग्राफी हो गए, वो सारी चीज़ें मिल करके, यानी खाना पीना, उसके रहने का स्थान, ये सारी चीज़ें मिल करके जो उसका एक अपना क्षेत्र बनाएंगी जिसमें कि वो रह सकता है, आवास कर सकता है, निवास कर सकता है। दैट विल बी डिफाइंड एज इकोलॉजिकल सिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। यानी कि हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र मतलब परिवेश का अध्ययन, किसी भी जीव जंतु के परिवेश का अध्ययन। जैसे मानव है तो मानव कैसे रह रहा है, किस स्थिति में रह रहा है, और वह अपने जीवन जीने के लिए किस पर निर्भर है। निर्भर दो प्रकार की चीज़ों पे हो सकता है। एक ऐसी चीज़ें जो सजीव हैं, जैसे कि मतलब सजीव हैं या सजीव स्रोतों से प्राप्त होती हैं, जैसे कि भोजन हो गया, जीव जंतु हो गए, ये सारी चीज़ें। एक ऐसी चीज़ों पर निर्भर हो सकता है, डिपेंडेंसी हो सकती है, जो कि अजैव हैं, यानी कि मतलब जीवित नहीं है, निर्जीव हैं, निर्जीव घटक जिसको बोलते हैं, जिसके अंतर्गत अपना लाइट आ जाएगा, एयर आ जाएगा, वाटर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी निर्जीव घटक में। तो सजीव घटक और निर्जीव घटक जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म को परिवेश, जो उसका आवास है, उसको मुहैया करवाने में मदद करता है। यानी कि इकोलॉजी को देखें तो इसको दो घटक हैं, एक सजीव घटक होता है और दूसरा निर्जीव घटक होता है। इसको बता दिए पहले ही। अब ये जो पारिस्थितिक तंत्र हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं? अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के रहने का आवास अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो केवल जल में रहें, उनको बोलेंगे जलीय पारिस्थितिक तंत्र वाले जीव। कुछ ऐसे जो केवल मैदान में रहेंगे, कुछ जो पठार, या कुछ पर्वत, या कुछ लोग एक विशेष प्रकार के जंगल उसमें रहेंगे। यानी कि जो इकोलॉजी होता है वो अपना इकोलॉजी अलग अलग होता है। जैसे कि एक तालाब का अपना इकोलॉजी है, एक तालाब का अपना इकोलॉजी है, यानी तालाब अपने आप में घर है, क्योंकि तालाब में रहने वाली मछली के लिए जो भोजन है, सूर्य का प्रकाश है, ऑक्सीजन है, पानी है, वो सारी चीज़ें उसको इसमें जब उपलब्ध हो जा रही हैं, तो तालाब भी एक प्रकार का इकोलॉजी कहलाएगा। किसके लिए? उन मछलियों के लिए जो उसमें रह रही हैं। इसी प्रकार से कोई एक नदी तंत्र या एक नदी
या कोई भी क्षेत्र जो है जिसमें कोई जीव जंतु आपस में रह रहा है और सभी जैवीय और अजैवीय घटक उसको उपलब्ध हो पा रहे हैं, जिससे उसका जीवन चल पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इकोलॉजी में काउंट होंगी। मोटी मोटा हम चार पांच प्रकार में बांट देते हैं: जलीय, मैदानी, पठारी, पर्वतीय, मरुस्थलीय, ये सारी चीज़ें। अब सजीव घटक में यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में उसको जीवित रहने के लिए किसी न किसी जीव जंतुओं पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। तो वो सारे घटक जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे सजीव घटक, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे वो। तो बायोटिक कंपोनेंट को भी अगर हम बांटें तो अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं, यानी कि हर एक प्राणी की डिपेंडेंसी जो है वो जैविक घटक पे है। तो कुछ ऐसे प्राणी जिनकी एक दूसरे जीवी घटक पे, फिर इसका अगले जीवी घटक पे, इस तरीके से एक चैन बन जाता है, यानी कि सब की निर्भरता एक दूसरे से बन जाती है। तो एक दूसरे की निर्भरता जीवित रहने के लिए जब बनती है तो एक चैन जैसा बन जाता है, जिसको बोलते हैं फूड चैन। तो वो फूड चैन क्या है उसको फटाफट समझ लें 2 मिनट में। फूड चैन में जो सबसे पहला आता है उसको बोलते हैं उत्पादक। उत्पादक मतलब होता है पेड़ पौधे, जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी और जो पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके प्रोटीन मिल जाता है उसको। तो ये सारी चीज़ें मिल करके पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। यानी पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, वो यानी स्वयं से अपना पोषण कर लेते हैं। इसीलिए इनको स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, यानी कि इनको उत्पादक भी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही उत्पादन कर लेते हैं। तो पेड़ पौधे इज आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स। तो इसीलिए जब फूड चेन बनता है, यानी कि कौन सा जीव किसके ऊपर निर्भर है, तो उसमें सबसे पहला स्तर आता है, यानी प्रथम उत्पादक जो आता है, यानी कि पोषक तल स्तर में देखें तो पहला पोषक तल में जो आता है वो है अपना उत्पादक, या स्वपोषी, या प्रथम उत्पादक, या पोषक तल का प्रथम स्तर वाला जो जैविक घटक हैं, या हम कह लें पेड़ पौधे वनस्पतियाँ। ये चीज़ें जो आती हैं ये प्रथम पोषक तल में आती हैं, यानी कि इनको अपने जीवित रहने के लिए किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता डायरेक्टली, मतलब कह लें कि जैवीय रूप से किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हालांकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनको जैविक निर्भरता रहती है। जैसे कुछ पौधे होते हैं जो अपने भोजन यानी पोषण के लिए दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया या फंगस जो होते हैं उसके ऊपर निर्भर होना पड़ता है। जैसे जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ें मोटी होती हैं, गाढ़दार होती हैं, तो उनको पोषण चाहने के लिए, नाइट्रेट चाहने के लिए उनकी जड़ों के पास राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो लेगुमिनस प्लांट्स को पोषण प्रोवाइड करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो राइजोबियम प्लांट नियर रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, तो उसको जो है पोषण नहीं मिल पाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही एक लाइकेन पौधा होता है जो कि साफ़ सुथरे स्थान पे उगता है, वो अपने भोजन के लिए पूरी तरीके से निर्भर होता है कवक पे, यानी फंगस के ऊपर। अगर फंगस नहीं रहेगा तो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा और वहाँ से जो लाइकेन हो मर जाएगा। तो कुछ अपवाद को छोड़ दें तो मोटी मोटा अगर देखा जाए तो उत्पादक जो होते हैं वो किसी दूसरे जैवीय घटक के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, इसलिए उत्पादक बोलते हैं। अब जो भी जीव जंतु केवल उत्पादक के ऊपर निर्भर होगा, वनस्पतियों के ऊपर निर्भर होगा, यानी उसको किसी दूसरे जीव से मतलब नहीं, केवल हरे पौधों से मतलब है या फल फूल इन सब से मतलब है, तो केवल हरे पौधों पर निर्भर रहने वाले जो होंगे वो उपभोक्ता कहलाएंगे। अभी ये केवल उत्पादक हैं, अब जितने भी होंगे वो उपभोग करेंगे एक दूसरे का, यानी जैवीय निर्भरता बढ़ गई। तो इस तल में यानी सेकेंड वाले तल में जब हम जाएंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता में मिलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए केवल उत्पादक के ऊपर निर्भर होते हैं। चूँकि ये मांस नहीं खाते हैं, शाक सब्जियों पर निर्भर होते हैं, इसलिए इनको शाकाहारी कहते हैं। पोषक तल स्तर में सेकंड नंबर पे आते हैं। फिर पोषक तल स्तर में तीसरे नंबर पे जो आते हैं वो मांसाहारी होते हैं, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता तो यही हो गए शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता यानी उपभोक्ता तल में अगर देखें तो दूसरे स्थान पे, और पूरे पोषक तल में अगर देखें तो तीसरे स्थान पे मांसाहारी लोग आते हैं जो अपने भोजन के लिए पूरी तरीके से इन प्राथमिक जीव जंतुओं के ऊपर निर्भर होते हैं। यानी इनको अब इस उत्पादक वाले से कोई मतलब नहीं है, ये केवल इनके ऊपर डिपेंड है, वो बोलेंगे मांसाहारी। पोषक तल के तीसरे चौथे स्तर में आएंगे तो इसमें वे जीव जंतु मिल जाएंगे जो अपने भोजन के लिए इन द्वितीयक वाले जब मर जाएंगे या प्राथमिक वाले जीव जंतु जब मर जाएंगे
तो इनको डीकम्पोज करने के लिए यानी इनकी टुकड़े को खा खा कर ख़त्म करने के लिए ये आता है चौथा तल पोषक तल में, जिसको बोलते हैं अपमार्जक यानी कि डीकम्पोजर। और ये उपभोक्ता वाले अगर उस पर देखें तो ये तृतीयक आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर नहीं है। अगर इस पे होते तो प्राथमिक होते हैं। इस पर निर्भर नहीं है यानी कि मांस तो खाते हैं, लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता वाले को नहीं खाते। प्राथमिक उपभोक्ता वाले को भी खाते हैं बट आफ्टर डेथ, और ये इसको भी खा लेते हैं आफ्टर डेथ। तो मरे हुए जीव जंतुओं जो खाता है उसको बोलते हैं डीकम्पोजर। इसीलिए इसको पर्यावरण का मित्र भी मतलब हाँ, पर्यावरण का मित्र भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर में एग्जाम्पल जो है वो है गिद्ध है, बाघ, चील, कुत्ता, कौवा। अब कुत्ता जो है वो मरे हुए को ही खाएगा, जीवित को भी खा लेगा वैसे, लेकिन मतलब मोटी मोटा वो मरे को भी खा लेगा। जैसे मांसाहारी जो को मरे को नहीं खाएगा, यानी कि मरा हुआ मांस पड़ो तो उसको नहीं खाएगा, वो डीकम्पोज नहीं करेगा, वो ताज़ा ताज़ा मारेगा फिर खाएगा। लेकिन ये मरे हुए को भी खा लेगा, इसलिए इसको रखते हैं इसमें। तो कुत्ता जो है वो इसी प्रकार का प्राणी है, डीकम्पोजर टाइप का। अब जब ये अपघटक जो हैं यानी अपमार्जक, अपघटक या डीकम्पोजर, ये भी जब मर जाते हैं, द्वितीयक मांसाहारी भी जब मर जाते हैं, शाकाहारी भी जब मर जाते हैं, तो इन तीनों का जो है जो मिट्टी में जाके मिल जाते हैं ये, तो इनका वहाँ पे अपघटन होता है। कुछ छोटे 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 मृतपोषी होते हैं, मृतपोषी होते हैं जो कि डीकम्पोजर कहलाते हैं। यहाँ पे जो अपमार्जक है, अपमार्जक मतलब होता है जो मरे हुए पशुओं खाता है, इनको डीकम्पोजर नहीं कहते हैं। डीकम्पोजर बोलते हैं जो एकदम अंतिम में आएगा पोषक तल में, उसको बोलेंगे डीकम्पोजर यानी कि मृतपोषी। मृतपोषी जो अपमार्जक, मांसाहारी, शाकाहारी सभी मर जाने के बाद जो है उनको खाता है, उनको बोलेंगे मृतपोषी, यानी मरे हुए को का पोषण करने वाला मृतपोषी। ये अपघटन कर देते हैं, इसका डीकम्पोजर बोलते हैं। इसीलिए इसको सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार के प्राणियों को खा पी सकता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आएंगे, कवक आएंगे। अपघटक में जो है मुख्य रूप से वैसे देखा जाए तो 4 चीज़ें आती हैं, जैसे कि कवक, प्रोटोजोआ, फंगी, कवक, प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और वायरस, ये 4 प्रकार की चीज़ें आती हैं। अपघटक वे होते हैं, डीकम्पोजर वे होते हैं जो कहने की दूसरे के ऊपर या दूसरे के अंदर रह करके अपना भोजन तलाशते हैं। अब जब ये सारे के सारे मर जाते हैं, जैसे डीकम्पोजर जो है ये भी मरेगा ही ज़रूर, तो ये सब के सब जो है मिल जाते हैं मिट्टी में। चूँकि डीकम्पोजर कहलाते हैं, क्यों? क्योंकि ये इन सबको मारने के बाद इसको भी मिला देता है मिट्टी में, ये खुद भी मर करके मिल जाता है मिट्टी में। और ये सारे के सारे जब मिट्टी में मिल जाता है तो ये सारा का सारा पोषण जो है मिल जाता है किसको? पोषक तल के प्रथम स्तर पे जो रह रहा है, यानी कि उत्पादक को। तो इस तरीके से सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर कोई भी एक चैन गड़बड़ा जाती है तो सारा चैन जो है टूट जाता है। तो ये है सजीव घटक का फूड चैन। यहाँ पे एक चित्र के द्वारा अगर देखें तो जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है, तो इसमें ये जो पौधा है, मान लीजिए एग्जांपल जलीय पारिस्थितिकी का लें, तो ये एक पौधा है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है। ये अपने भोजन के लिए सीधा कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, सूर्य का प्रकाश ले लिया और नीचे से पानी ले लिया, थोड़ी बहुत मिट्टी उट्टी कुछ अंश ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसका भोजन बन गया प्राकृतिक रूप से। ये हो गया उत्पादक। अब केवल इसको खाने वाला जो होगा, केवल इसको खाने वाला, इन मछली या अगर नीचे आए तो ये कोई जीव है जो इसको खाएगा, ये वाला, तो ये खा लिया उसको, पेड़ पौधे को। अब इसको खाएगा कौन? इसको खाएगा ये चील खाएगा। तीर की दिशा में जो बना हुआ है वो एक दूसरे को खाएंगे, जैसे कि इसको उत्पादक को ये खाएगा मछली अपने भोजन के लिए इस पर निर्भर होगी, और मछली को खाएंगी बड़ी मछलियाँ, यानी ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल इसके ऊपर निर्भर है, यानी बड़ी मछली कोई खा नहीं सकता तो उस पर निर्भर रहेगी भी नहीं, केवल इस पर निर्भर है। बड़ी मछलियाँ निर्भर हैं छोटी मछलियों के ऊपर, तो ये कहलाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, यानी पोषक तल स्तर में तृतीय स्थान पे,
ये द्वितीय स्थान पे प्राथमिक उपभोक्ता और प्रथम स्थान पे जो है उत्पादक। अब बड़ी मछलियों को खाएगा ये सांप, तो ये कहलाएगा अपना चतुर्थ पोषक तल, जिसको बोलेंगे ये अपना जो चतुर्थ स्तर पे था वो बोल देंगे इसमें, यानी कि जो शाकाहारी मांसाहारी सबको खा लेता है, यानी कि अपमार्जक इसको बोलते हैं। गिद्ध, बाघ, चील, कुत्ता, कौवा, सांप, ये सब आ जाएगा अपमार्जक में। उसके बाद सांप को खाएगा ये, तो ये कहलाएगा डीकम्पोजर। ये कहलाएगा डीकम्पोजर क्योंकि ये सांप को भी खा रहा है। मृतपोषी जिसको बोलते हैं, मृतपोषी यानी कि डीकम्पोजर। अब इसको भी जब ये मर जाएगा तो भी ये मिट्टी मिलेगा, ये जब मरेगा तो ये भी मिट्टी मिलेगा, और सारे मर करके मिट्टी मिलेंगे, तो उसको भी एकदम डीकम्पोज कर देगा छोटा छोटा टुकड़े में। जैसे फंगस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कीट हैं, वो खा करके ख़त्म करेंगे, सब के सब मिट्टी मिल जाएगा और वो पोषक मिल जाएगा इसको, प्राथमिक वाले को। तो ये है इसका एग्जाम्पल। अब सजीव घटक के बाद है निर्जीव घटक। निर्जीव घटक में वे सारी चीज़ें जो कह लें कि मतलब जीने के लिए तो ज़रूरी हैं लेकिन उनमें जीवन नहीं है, जैसे कि जल, वायु, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स, सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ जो हैं वो अजैविक घटक में या निर्जीव घटक में आ जाएंगे, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट में। इसमें एग्जाम्पल में देखें तो पूरी हमारी पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 हम बायोम में बांट सकते हैं, जिसमें से एक बायोम जिस पे जो पृथ्वी का क्रस्ट है यानी कि भूपर्पटी है, लैंड वाला हिस्सा है, जिसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। इस लिथोस्फीयर पे जो लोग रहते हैं, मतलब लिथोस्फीयर यानी कि मिट्टी को मिला करके, ये एक हो गया। दूसरा है पानी, पूरी पृथ्वी जो पानी है उसका अपना एक बायोम है, अपना एक मंडल है, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं उसको। और तीसरा है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों तो अजैवीय घटक हो गए, यानी कि पानी में जान नहीं है, मिट्टी में जान नहीं है, हवा में जान नहीं है, ये अजैवीय घटक हो गए। लेकिन जहाँ पर ऐसे जीव जंतु जो इन तीनों की मदद लेकर के, मिट्टी, पानी और हवा, इन तीनों की मदद लेकर के जिस क्षेत्र में कोई प्राणी रहते हैं वो कहलाता है उसका बायोस्फीयर, यानी कि जैवमंडल कहलाता है। इसी जैवमंडल पर रहने वाले प्राणी अपने जैविक और अजैविक घटक पर निर्भर होते हैं, तो इसको हमने पहले भी देख लिया। आगे कुछ फैक्चुअल चीज़ें। प्रकाश ऊर्जा का मात्र 1 से 5% भाग ही हरे पौधे द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह वृक्षों की लगातार घटती संख्या का परिणाम है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि पृथ्वी जो है बहुत सारा प्रकाश कंज्यूम करती है, एब्जॉर्ब करती है, लेकिन उनमें से केवल 1 से लेकर के 5% प्रकाश जो है वो हरे पेड़ पौधे, जैसे पूरी पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर जो पेड़ पौधों वन का जो आवरण है वो लगभग 25% के आसपास है, 25 से 30% के आसपास पूरे पृथ्वी में। भारत का जो है वो 24% है, जापान का करीब 60% के आसपास है। इस तरीके से पूरे विश्व का देखें तो लगभग 25 से 30% जो है वन आवरण है, यानी वन आवरण केवल 1 से 5% भाग जो प्रकाश ऊर्जा का है उसको कंज्यूम कर पाते हैं, और पेड़ पौधे जो प्रकाश ऊर्जा लेते हैं, प्रकाश ऊर्जा, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और कम मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वृक्षों की संख्या घट रही है। अगर प्रकाश का कंजम्पशन कम हो रहा है मतलब कि वृक्षों की संख्या घट रही है। अगला फैक्ट, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर पेड़ पौधे तथा उपभोक्ता यानी प्रथम मांसाहारी, शाकाहारी, मृतपोषी और एक अपमार्जक, ये सारे उपभोक्ता हैं। तो उत्पादक और उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। तो ये अगला फैक्ट है। फिर प्रकृति कुछ हद तक प्रदूषण को सह सकती है, यानी हम प्रदूषण प्रकृति में बहुत सारे जो है अवांछनीय तत्व मिला देते हैं, जिससे कुछ मात्रा में अगर मिलाएंगे तो प्रकृति उसको सह लेगी, ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो बैलेंस खराब हो जाएगा, जिसको सहन नहीं कर पाएगी, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो इन सब के क्या है, देखिए किसी भी सजीव या निर्जीव घटक के
कम या ज़्यादा होने से पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो प्रकृति पर निर्भरता बढ़ जाएगी, असंतुलन हो जाएगा, और कम हो जाएगी तो उसका उपभोक्ता कोई रह नहीं जाएगा तो भी असंतुलन हो जाएगा। पर्यावरण संतुलन में प्रत्येक सजीव घटक, पेड़ पौधे, मानव, फिर गाय, शेर तथा निर्जीव घटक, जलवायु, पोषक तत्व और सौर ऊर्जा, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। पर्यावरण के संतुलन में क्या क्या महत्वपूर्ण है? पेड़ पौधे, मानव, गाय, शेर, निर्जीव घटक में जलवायु, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए। इसके उपाय क्या हैं, यानी पारिस्थितिकी असंतुलन को कैसे हम उपाय क्या हो सकते हैं इसके? तो पहला है वृक्षारोपण लगाएं, वृक्षारोपण करें। फिर स्रोत को प्रदूषित ना करें, जैसे जल स्रोत हैं या वायु है, इन सबको प्रदूषित ना करें। वन्य प्राणी का संरक्षण करें, क्योंकि हर एक वन्य प्राणी जो है वो एक फूड चेन बनाता है, तो उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे एग्जांपल में अगर हम बहुत सारे मेढक को मार देंगे, यानी पानी मान लीजिए गंदा कर दिए, प्रदूषित कर दिए, उसी पानी में मेढक रहते हैं और करोड़ों की संख्या में मेढक मर गए, तो इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? इससे मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी। मच्छरों की संख्या बढ़ेगी तो मलेरिया, ये सारे रोग जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए वन्य प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार से मेढक कितने उपयोगी हैं, उसी प्रकार से अन्य प्राणी भी उपयोगी हैं, तो उनकी रक्षा करना ज़रूरी है। फिर जागरूकता फैलाना, कीटनाशक, रसायन, इन सब का प्रयोग ना कम करें, धीरे धीरे ख़त्म कर दें, ऑर्गेनिक खेती करें। फिर अत्यधिक शिकार जो हैं ये ना करें। तो ये सब कुछ उपाय हैं। तो यहाँ पे एक दो चित्र छपे हुए हैं, इसको भी देख सकते हैं। जैसे ये पारिस्थितिकी तंत्र का है, ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है, ऊपर वायुमंडल है, तीनों जहाँ पे मिल रहा है, तो वहीं पर ये आवास है, बायोस्फीयर है। फिर ये यहाँ पे जीव जंतु हैं, सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो ये है इस वीडियो का पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक इट। नमस्कार, जय हिंद।